टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं, अब सिर्फ रिवीजन का समय बचा है। हम लोग इतिहास में उन टॉपिक्स की बात परीक्षा तक करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जिनसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। उनसे प्रश्न आता ही आता है किसी न किसी प्रकार से, और उन टॉपिक्स के संदर्भ में वो एंशिएंट मिडवल के हों या मॉडर्न के हों, उन टॉपिक्स का आपका रिवीजन भी आसानी से होता रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कि आज हम लोग अगर पुस्तकों की बात करें कि प्राचीन भारतीय साहित्य, क्योंकि साहित्य से एक प्रश्न एंशिएंट से रहता है, एक मिडवल से रहता है, कभी सिर्फ एक ही रहता है, कभी दो प्रश्न रहते हैं, एक एंशिएंट से एक मिडवल से। तो यहाँ से प्रश्न तो आने हैं, तय है कि एक प्रश्न आपको, कम से कम एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, रचना का नाम दिया जाता है, रचनाकार कौन है, 4 विकल्प होता है। कभी कभी मिला ली जाती हैं, कई रचनाएं होती हैं, 4 रचनाएं होती हैं और 4 रचनाकार होते हैं, और वो कूट मिलवाया जाता है। ये तो सीधे सीधे प्रश्न है। कभी ये हो सकता है कि जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनसे संबंधित कुछ अन्य चीज़ें भी पूछ ली जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यकार हैं, जो रचनाकार हैं, जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देखें कि प्राचीन भारत के कितने ऐसे शासक हैं जो साहित्यकार भी हैं। अनेक शासक ऐसे हैं जिन्होंने कई रचनाएं की हैं, जैसे परमार शासक भोज हैं, हाल सातवाहन शासक हाल हैं, चौहान शासक विग्रहराज हैं। तो इन लोगों ने कई रचनाएं की हैं। हर्ष हैं, तो उनको हम लोग देख लें कि प्राचीन भारत में कौन कौन ऐसे शासक हैं जिन लोगों ने रचनाएं की हैं और उनकी रचनाएं क्या हैं, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की। तो अगर शुरू से देखा जाए क्रम से, तो सातवाहन शासक हाल, सातवाहन शासक हाल है, और वाकाटक शासकों में 2 शासक हैं, एक तो प्रवर सेन द्वितीय, और दूसरे हैं सर्वसेन। इसी प्रकार वर्धन वंश के शासक हर्ष स्वयं हैं, वर्धन वंश में स्वयं हर्ष है। फिर अगर देखा जाए तो चौहानों की बात करें तो विग्रहराज, चौहान वंश में देखें तो विग्रहराज। परमार वंश में भोज है। सेन वंश में बल्लाल सेन है, उधर राष्ट्रकूटों में देखा जाए तो अमोघ वर्ष है। पल्लव में महेंद्र वर्मन प्रथम है। तो इन लोगों की रचनाएं क्या है पहले उसको देख लिया जाए। तो इन लोगों को अगर देखा जाए तो हाल ने गाथा सप्तशती नाम की रचना की। प्रवर सेन ने सेतुबंध की रचना की। सर्वसेन ने हरिविजय की रचना की। ये सभी रचनाएं प्राकृत में है, विशेषकर मराठी प्राकृत में ये रचनाएं हैं। हर्ष की कई रचनाएं हैं, 3 रचनाएं हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना हर्ष द्वारा की गई। चौहान शासक विग्रहराज ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की। परमार शासक भोज ने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें तत्व परीक्षा, राज मार्तंड, राजमृगांक, सरस्वती कंठाभरण, युक्ति कल्पतरु। इसी प्रकार से उन्होंने श्रृंगार प्रकाश, भुजबल भीमा, ये सब रचनाएं परमार भोज की है। इसमें अब इतना हम लोग देखें कि इन रचनाओं की कुछ खास बातें हैं। जैसे
ये सब प्राकृत में है। गाथा सप्तशती, सेतुबंध, हरविजय, सतवाहन शासक हाल की रचना है गाथा सप्तशती। वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय, जो कि प्रभावती गुप्ता के पुत्र थे। प्रभावती गुप्ता चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी। कहा जाता है कि इस ग्रंथ का संशोधन कालिदास ने किया था। कालिदास गुप्तकालीन विभूति हैं और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के ये एक तरह से उनकी पुत्री के पुत्र हैं। तो उनकी पुत्री के पुत्र होने के नाते कालिदास इनके दरबार में गए थे और वहां उन्होंने इसका संशोधन किया था। जहां गलतियां होंगी उसको सुधारा होगा। शवसेन, जो कि वाशिम शाखा जो वाकाटकों की थी, उसके संस्थापक माने जाते हैं और उन्होंने हरविजय की रचना की थी। वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन हैं। उन्होंने 3 नाटकों की रचना की, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इसमें यह जो नागानंद नाटक है, इसको वंशांग कहता है कि हर्ष ने एक नाटक की रचना की थी और उसका मंचन भी करवाया था, जो कि जीमूतवाहन की कथा पर आधारित था। यह जो नाटक लिखा गया था यह जीमूतवाहन की कथा पर आधारित था और इसका अंकन भी हर्षवर्धन ने करवाया था। हर्ष को बाद के लेखकों ने, जैसे सोठल, जो कि गुजराती एक कवि है, उन्होंने इनकी प्रशंसा की है हर्ष की, और उन्होंने कहा कि ये वाणी के हर्ष है। हर्षवर्धन क्या है? वाणी के हर्ष है। ऐसे ही जयदेव, गीत गोविंद के लेखक, उन्होंने कहा कि कविता कामनी के हर्ष हैं ये। फिर चौहान शासक विग्रहराज हरिकेल नामक नाटक इन्होंने रचना की और यह हरिकेल नाटक जो है, यह 2.5 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में बना है उस पर इसका अंकन किया गया है, ये अंकित किया गया है। 2.5 दिन के झोपड़ा पर यह हरिकेल नाटक अंकित किया गया है और सोमदेव ने ललित विग्रह राज लिखा। इनके प्रशंसा में, इनके चरित्र पर सोमदेव ने ललित विग्रह राज की रचना की थी। परमार भोज तत्व परीक्षा, यह जो रचना है यह शैव संप्रदाय को समर्पित है और यह युक्त कल्पतरु, इसमें विभिन्न प्रकार के नावों के निर्माण का उल्लेख किया गया है। तो वास्तुशास्त्र से संबंधित रचना है। राजमार्तंड, यह योग से संबंधित रचना है और भुजबल भीमा, यह ज्योतिष से संबंधित रचना है। यह रचना ज्योतिष से संबंधित है। ठीक, तो इस प्रकार भोज की जो प्रमुख रचनाएं हैं, इसमें तत्व परीक्षा जो कि शैव संप्रदाय से संबंधित है, राजमार्तांड जो कि योग से संबंधित है, उन्होंने राजमणिकांक की भी रचना की। फिर सरस्वती कंठाभरण की रचना की थी, युक्त कल्पतरु की रचना की। अब देखिए, युक्त कल्पतरु और एक रचना और मिलेगी, कृत्य कल्पतरु। वो गोविंद चंद, जो गढ़वाल शासक गोविंद चंद हैं, उनके जो मंत्री थे लक्ष्मीधर, उन्होंने कृत्य कल्पतरु की रचना की। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये युक्त कल्पतरु की रचना परमार भोज ने की और कृत्य कल्पतरु की रचना लक्ष्मीधर द्वारा की गई है। भुजबल भीमा ज्योतिष की रचना है। ठीक, अब हम लोग आगे अन्य शासकों को देखें, जिसमें बल्लाल सेन है। बल्लाल सेन और यशोवर्मन, कन्नौज के शासक यशोवर्मन, कन्नौज के शासक यशोवर्मन, इन्होंने लिखा था रामाभ्युदय। इनके दरबार में कई साहित्यकार हैं, जिसमें कि भवभूति भी हैं। खुद भवभूति इनके दरबार में है, वाकपति गौड़ इनके दरबार में है। तो रामाभ्युदय नामक रचना इन्होंने की थी। ऐसे ही बल्लाल सेन को अगर देखें तो इन्होंने कई रचनाएं की, जिसमें दान सागर, प्रतिष्ठा सागर, व्रत सागर और एक रचना इन्होंने अद्भुत सागर नाम से शुरू की, लेकिन इसको पूर्ण नहीं कर पाए। तब तक इनका निधन हो गया। इनको पूर्ण करने का श्रेय इनके पुत्र लक्ष्मण सेन को है, जो कि बाद में शासक बने थे। तो लक्ष्मण सेन ने अद्भुत सागर को पूर्ण किया था।
लक्ष्मण सेन ने अद्भुत सागर को पूर्ण किया था। अब राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग, कविराज मार्ग की रचना की। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव शासक, महेंद्र वर्मन प्रथम, इन्होंने भगवत रजुक, भगवत रजुक और मत विलास प्रहसन, मत विलास प्रहसन, प्रहसन की रचना की थी। मत विलास प्रहसन में उन्होंने बौद्धों और कपालिकों, बौद्धों और कपालिकों, कपालिकों का उपहास किया था, उपहास किया था। और इसी रचना में उन्होंने बताया था तत्कालीन उस समय के पुलिस और न्याय विभाग, न्याय विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, में व्याप्त भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार पर भी प्रकाश डाला था। तो मत विलास प्रहसन उनकी एक उपाधि भी थी। महेंद्र वर्मन प्रथम पल्लव शासक है। इसी प्रकार चालुक्य शासक, कल्याणी के चालुक्य शासक है सोमेश्वर तृतीय। उन्होंने एक ग्रंथ की रचना की थी, मानसोल्लास या मानसार। सोमेश्वर तृतीय, सोमेश्वर तृतीय, इनके ग्रंथ की रचना का नाम है मानसोल्लास, मानसोल्लास या मानसार, मानसार नाम से इन्होंने यह स्थापत्य कला पर लिखा गया यह ग्रंथ है मानसोल्लास या मानसार। यह चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय द्वारा ये रचना की गई थी। तो हम लोगों ने अभी देखा कि प्राचीन भारत के जो शासक हैं उनमें से कौन कौन शासक ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ग्रंथों की रचना की थी, जिसमें हाल है सातवाहन शासक, वाकाटक शासक प्रवरसेन द्वितीय हैं और सर्वसेन हैं, वर्धन वंश के शासक हर्षवर्धन है, परमार शासक भोज हैं, उधर कनौज के शासक यशोवर्मन है, फिर आपके चालुक्य शासक सोमेश्वर तृतीय हैं, सेन शासक बल्लाल सेन है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष हैं और आपके पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम है, महेंद्र वर्मन प्रथम है। तो इतने शासकों ने विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी, ये बात हो गई। अब हम लोग शुरू से देखें कुछ महत्वपूर्ण जो साहित्य रचे गए थे। अगर शुरू से कालक्रम के अनुसार देखेंगे तो थोड़ी सी आसानी होगी। अगर हाल की बात हुई है तो सातवाहन काल में है। सातवाहन काल के पहले अगर मौर्य काल में चला जाए तो मौर्य काल को जानने के तो कई स्रोत हैं। वो परिशिष्ट पर्वन है हेमचंद का या भद्रबाहु का की रचनाएं हैं। इसी प्रकार पुराण है, विष्णु पुराण है, उन पे लिखी गई टीकाएं हैं। तो पुराणों और वेदों की बात हम लोग, स्मृतियों की बात यहाँ नहीं करेंगे या बौद्ध ग्रंथों की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि या जब हम लोग वैदिक काल को रिवाइज करेंगे तो वहाँ हम लोग इन ग्रंथों की चर्चा वहीं करेंगे। अगर उसको यहाँ शामिल कर लिया जाए तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा और आपको भी रिवीजन में असुविधा होगी, तो उसको हम लोग वहीं रिवाइज कर लेंगे। मौर्य काल की जो एक सबसे कालजयी रचना है वह है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य, कौटिल्य ने की थी। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है और इनका एक नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त। अर्थशास्त्र को प्राप्त किया था श्याम शास्त्री ने, श्याम शास्त्री ने 1905 में मैसूर संग्रहालय से, मैसूर संग्रहालय से इसको प्राप्त किया, यानी खोजा। कौटिल्य की रचना है और यह नाम भले अर्थशास्त्र है यह, लेकिन यह राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है। स्वयं कौटिल्य इसको स्पष्ट करते हैं। वो कहते हैं अर्थ यानी भूमि, भूमि पर निवास करने वाली जनता पर शासन करने की कला से संबंधित जो ग्रंथ है वही अर्थशास्त्र है। अर्थ यानी भूमि, भूमि पर निवास करने वाली जनता पर शासन करने वाली जो शासन पद्धतियां हैं, जो शासन पद्धति है उससे संबंधित जो ग्रंथ है
वह अर्थशास्त्र है, यानी यह राजनीति विज्ञान का ग्रंथ है। ठीक। अर्थशास्त्र में कुल 15 अधिकरण है, 180 प्रकरण है, 180 प्रकरण है। 15 अधिकरण यानी लगभग 15 चैप्टर, इसके 15 चैप्टर हैं। प्रत्येक चैप्टर का अलग विषय वस्तु है। उनकी बात हम लोग मौर्य काल में करेंगे। एक बार बस बोल दे रहे हैं, लिखेंगे नहीं उसको। जैसे पहला जो अधिकरण है उसमें राजस्व संबंधी विभिन्न विषयों की चर्चा की गई है। दूसरे अधिकरण में नागरिक प्रशासन संबंधी बातें की गई है। तीसरे अधिकरण में दीवानी और व्यक्तिगत जो कानून है उनका उल्लेख है। चौथे में फौजदारी कानूनों का उल्लेख है। इसी तीसरे में ही दासों के 9 प्रकार बताए गए हैं, यानी दास प्रकरण भी इसमें इसी तीसरे अधिकरण में है। चौथे में फौजदारी न्याय संबंधी बातें की गई हैं। पांचवें में राजा के जो अनुचर हैं, सभासद हैं, उनकी बातें की गई हैं। छठवें अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है, जो कि कौटिल्य का बहुत ही महत्वपूर्ण सप्तांग सिद्धांत है। क्योंकि राज्य को अगर एक पुरुष, एक व्यक्ति माना जाए तो उसके 7 प्रमुख अंग हैं। उन अंगों के बगैर राज्य खड़ा नहीं हो सकता, राज्य का अस्तित्व नहीं है। तो वो सप्तांग सिद्धांत की बात इसी 6वें अधिकरण में करते हैं। फिर 7वें में वो षणगुण की बात करते हैं, जिसे मंडल सिद्धांत भी कहा जाता है। तो मंडल सिद्धांत की बात वो 7वें अधिकरण में करते हैं और 6वें अधिकरण में सप्तांग सिद्धांत की बात करते हैं। वो सप्तांग बताते हैं कि राज्य के सप्तांग 7 अंग कौन से हैं। स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग बल कोशमित, स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग बल कोश मित्र, स्वामी अमात्य राष्ट्र दुर्ग बल कोश मित्र, ये उन्होंने सप्तांग बताया है कि ये राज्य के 7 अंग हैं। ठीक। अब इसके बाद के जो अधिकरण है 8वें से लेकर 15वें तक, उसमें युद्धों की तकनीक बताई गई है और गुप्तचरों की बातें आदि की गई हैं। किस प्रकार से राजा को युद्धों में अपना बचाव करना चाहिए, कितने प्रकार के दुर्ग होने चाहिए, तो ये सारी बातें उन्होंने इन अधिकरणों में बताया है। तो ये तो अर्थशास्त्र हो गया। अब आगे हम लोग फिर सातवाहन काल में आए। हाल के समय में इनके दरबार में 2 प्रमुख विद्वान थे, जिसमें एक गुराड़ है और दूसरे हैं सर्ववर्मन। गुराड़ ने बृहत कथा लिखा और इन्होंने कातंत्र नामक व्याकरण ग्रंथ है। यह संस्कृत का व्याकरण है। ये व्याकरण संस्कृत व्याकरण है। यह जो है प्राकृत भाषा में, मराठी प्राकृत में। गुराड़ ने बृहत कथा की रचना की, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आगे इसका अनुवाद कई विद्वानों द्वारा संस्कृत में किया जाएगा। सर्ववर्मन ने कातंत्र की रचना की। गुराड़ बृहत कथा में कहते हैं कि हाल की एक पत्नी थी मलयवती। वो संस्कृत की विदुषी थी। हाल की पत्नी मलयवती संस्कृत की विदुषी थी। वो चाहती थी कि हाल भी संस्कृत सीखें, तो हाल को संस्कृत सिखाने के लिए सर्ववर्मन से कातंत्र की रचना कराई गई। संस्कृत व्याकरण कातंत्र नाम से रचा गया, जिससे कि हाल संस्कृत सीख सके। तो ये मलयवती हाल की महारानी की इच्छा थी, जिसे सर्ववर्मन ने कातंत्र लिखा। अब अगर यहीं हम लोग बात कर लें बृहत कथा के अनुवाद की, तो इसके अनुवाद क्षेमेंद्र और सोमदेव। क्षेमेंद्र ने बृहत मंजरी नाम से इसका अनुवाद किया और सोमदेव ने कथा सरित सागर नाम से इसका अनुवाद किया। सोमदेव ने यह अनुवाद कश्मीर के शासक अनंत की पत्नी सूर्यवती के लिए किया। सोमदेव ने इसका अनुवाद कश्मीर के शासक अनंत की पत्नी सूर्यवती के लिए किया था, उनकी इच्छा के लिए। उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, तो सोमदेव ने इसका अनुवाद किया। सोमदेव दावा करते हैं कि हमने हूबहू जो बृहत कथा है उसका अनुवाद किया, इसमें कुछ जोड़ा घटाया नहीं है। लेकिन क्षेमेंद्र ने इसमें कुछ जोड़ दिया था, कुछ अन्य कहानियों को इसमें
इन्होंने जोड़ दिया था। अवदान कल्पलता छेमेंद्र की जो अन्य कृतियां हैं उसमें इनका समय मात्रक अवधान कल्पलता इनके द्वारा ही लिखा गया, छेमेंद्र द्वारा ही लिखा गया। और आगे चलकर इनकी कुछ कहानियों को पंचतंत्र में शामिल किया गया, जिसे कि विष्णु शर्मा ने लिखा था, गुप्तकालीन विभूति है। हम लोग अब हाल से सीधे सातवाहन काल से हम लोग कुषाण काल में चले। कुषाण काल में कुछ साहित्य रचे गए थे, जिसमें बौद्ध साहित्य भी है। इसमें अश्वघोष ने कई ग्रंथों की रचना की। नागार्जुन ने कई ग्रंथों की रचना की। विशाख दत्त कह रहे हैं, वसुमित्र विभाषा शास्त्र की जिन्होंने रचना की थी, वसुमित्र। अश्वघोष ने एक तो बुद्धचरित लिखा, सौंदरनंद और शारिपुत्र प्रकरण। ये 3 रचनाएं अश्वघोष की हैं। नागार्जुन प्रज्ञा पारमिता सूत्र माध्यमिक दर्शन के प्रतिपादक है, शून्यवाद के प्रतिपादक है। वसुमित्र ने विभाषा शास्त्र लिखा। अन्य कनिष्क दरबार में अन्य विद्वान भी थे, जिसमें संरक्ष मातृचेटी, पार्श्व, वो, लेकिन उनकी कोई रचनाएं नहीं मिलती है। कुषाणों के बाद हम लोग चले अब संस्कृत साहित्य के स्वर्ण काल में। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल यानी गुप्त काल की जो रचनाएं हैं, जिसमें बड़े बड़े नाम हैं, कालिदास, अमर सिंह, विशाख दत्त, वात्स्यायन, पंचतंत्र यानी विष्णु शर्मा। कालिदास संस्कृत साहित्य की ऐसी विभूति हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य का सर्वश्रेष्ठ नाटक रचित किया। इनके 7 ग्रंथ प्राप्त होते हैं कालिदास के। 7 में से 2 खंड काव्य हैं, 2 महाकाव्य हैं और 3 नाटक है। खंड काव्य यानी कालिदास की जो सबसे पहली रचना है वो ऋतु संहार है। तो खंड काव्य में 2 खंड काव्य हैं, ऋतु संहार और मेघदूत। 2 महाकाव्य में एक जो है कुमार संभव, दूसरा रघुवंश। कुमार संभव और दूसरा है रघुवंश। 3 नाटकों में मालविकाग्निमित्र और विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। सबसे पहली रचना ऋतु संहार है। नाटकों में सर्वश्रेष्ठ रघुवंश है और महाकाव्यों में सबसे प्रमुख सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रघुवंश है। ये 17 सर्ग का है, रघुवंश 19 सर्ग का है। नाटकों में सर्वश्रेष्ठ अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो 7 अंक में है। अभिज्ञान जो ऋतु संहार है, इसमें वर्षा ऋतु से लेकर वसंत ऋतु तक की 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। मेघदूत में एक यक्ष जो श्रापित हुआ था और श्रापित होकर वह पृथ्वी लोक पर आ गया था। यहाँ जब आ गया तो अपनी प्रेमिका से वो बिछड़ गया। तो यहाँ से मेघ के माध्यम से, बादलों के माध्यम से अपनी प्रेयसी तक अपना संवाद पहुँचाना चाहता है। जैसे कि मैंने प्यार किया में कबूतर से पहुँचा दिया गया था, ठीक, जा कबूतर जा, तो उसी प्रकार से। लेकिन मेघदूत में यक्ष ने अपना संवाद, अपना जो विरह है उसको किस प्रकार से व्यक्त किया है, और जो पर्वत की छटाएं हैं उसका बहुत ही सुंदर विवरण कालिदास द्वारा इस कृति में किया गया है। कुमार संभव, ये जो
शंकर और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती के जो पुत्र हैं कार्तिकेय, उनके जन्म की कहानी है, उनके जन्म की कथा है। इसमें हिमालय की चोटियों का बहुत ही सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया गया है। साथ में इसमें पार्वती और शिव की तपस्या का भी वर्णन है। रति वर्णन भी बहुत ही इसका सुंदर है कुमार शंभू का। रघुवंश, इसमें इक्ष्वाकु वंश के 40 शासकों का उल्लेख है। दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के जो इक्ष्वाकु वंश के 40 शासक हैं उनका वर्णन है। इसमें राम भी हैं, तो रघुवंश उनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। नाटकों में मालविका और शुंग शासक अग्निमित्र के प्रणय प्रसंगों पर यह नाटक लिखा गया है। विक्रमोर्वशीय या पुरूरवा और उर्वशी की कथा पर इस नाटक की रचना की गई है, जिसका उल्लेख वेदों में भी है। तो विक्रमोर्वशी की रचना उर्वशी और पुरूरवा की कथा पर किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत के आदि पर्व से इसका कथानक लिया गया है। और शाकुंतला और दुष्यंत, राजा दुष्यंत के मिलन और विरह और पुनर्मिलन से संबंधित यह नाटक है। जो शाकुंतला है वो कर्ण ऋषि की पाल्या है। कर्ण ऋषि के आश्रम में रह रही हैं। कर्ण ऋषि जब तीर्थ यात्रा के लिए गए तभी आश्रम में महाराजा दुष्यंत प्रवेश करते हैं, वहां पहुंचते हैं और दोनों कुछ दिन साथ रहते हैं। इसी में दोनों का समागम हो जाता है और महाराजा दुष्यंत ने जाते जाते शकुंतला को अपनी अंगूठी दे दी कि तुम आना, ये दिखाना तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम ही हो। वो चले गए और ये उनके याद में अब दिन भर, जैसा कि प्रेमियों का हाल होता है, तो हमेशा ये उन्हीं की यादों में खोई हुई है। इसी बीच ऋषि दुर्वासा आश्रम में आते हैं और ये तो अपने प्रेमी दुष्यंत, महाराजा दुष्यंत की यादों में खोई हुई है। दुर्वासा का उचित सत्कार ये नहीं कर पाए और दुर्वासा अपने श्राप के लिए जाने ही जाते हैं। तो महर्षि दुर्वासा ने इन्हें श्राप दे दिया कि जाओ, जिसकी याद में तुम मगन हो वो तुम्हें भूल जाएगा। फिर ये अपनी माता से मिलती हैं, मेनका से, और फिर देवासुर संग्राम में दुष्यंत जाते हैं और वहां पे फिर पुनर्मिलन लोगों का होता है। तो उससे संबंधित बहुत ही प्राकृतिक चित्रण बहुत ही मार्मिक है। विरह चित्रण भी बहुत ही मार्मिक है इस नाटक का। और इस नाटक के विषय में जर्मन कवि गेटे ने कहा था, यदि तुम यौवन वसंत का पुष्प सौरभ, वह सब कुछ जो आत्मा को मुग्ध और तृप्त करता हो, धरती और आकाश को एक साथ देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें कहूँगा कि शाकुंतलम पढ़ो और इसी के साथ सब कुछ कह दिया जाएगा। मौका मिले तो पढ़िएगा जरूर, ठीक। तो कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं। अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। अमर सिंह की जो रचना है वो अमरकोश। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम की रचना विशाख दत्त ने की है। सुबंधु ने वासव दत्ता की रचना की। वासव दत्ता। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की रचना की है। इसमें जो देवी चंद्रगुप्तम है, इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बड़े भाई रामगुप्त को जब शकों ने पराजित किया था, तो उस समय का इसमें विवरण देवी चंद्रगुप्तम में विवरण है। आगे चलकर गुणचंद और रामचंद्र ने नाट्य दर्पण लिखा, जिसमें इसका उल्लेख किया। थोड़ा बहुत उल्लेख हर्ष भी अपनी रचना में करते हैं। तो गुणचंद और रामचंद्र ने नाट्य दर्पण लिखा और उसमें इस घटना का यहाँ से कथानक इन लोगों ने लिया है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की रचना है पंचतंत्र, जो कि
कथा साहित्य है, प्राचीन समय की अनेक कथाओं का संग्रह है और विष्णु शर्मा ने इसका संग्रह किया। इसमें कई विषय हैं। एक तो संधि, मित्र, एक तो मित्र भेद, मित्र लाभ, मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि, विग्रह, और फिर वो कहते हैं कि लब्ध प्रणाश, लब्ध प्रणाश, और फिर अपरिचित कारक, अपरिचित कारक। ये 5 विषय हैं इसके। पंचतंत्र के 5 विषय हैं: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश, अपरिचित कारक। यानी मित्र से भेद कैसे हो सकता है, उसके क्या दुष्परिणाम है, मित्र से लाभ क्या क्या है, संधि और विग्रह कब करना चाहिए, इसकी बातें कह गए। क्योंकि इन्होंने एक राजा के 10 पुत्रों को शिक्षा देने के लिए इस पंचतंत्र की रचना की थी। तो उसमें उन्होंने संधि और विग्रह, कब संधि करनी चाहिए, कब संधि तोड़नी चाहिए, फिर लब्ध प्रणाश। यदि आपने किसी युद्ध को जीत लिया है, अग्निबाण नामक राजा थे, उन्हीं के पुत्र थे 10। अगर आपने कोई युद्ध जीत लिया है तो आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए कि पुनः वो हम हार न जाए। यानी जीतते हुए या प्राप्त किए हुए चीज को कैसे, किस प्रकार से सुरक्षित रखना है जिससे कि वो हमारे पास रहे, हम उसे खो न लें। यह लब्ध प्रणाश में कहा गया। अपरिचित कार्य, कोई भी कार्य, कोई भी निर्णय बिना पूरा जांच पड़ताल किए नहीं करना चाहिए। इससे संबंधित इसमें कहानियां दी गई हैं। अब इसी कहानियों की तरह ही एक कहानी और है, हितोपदेश। हितोपदेश जिसे नारायण ने लिखा है, नारायण ने लिखा है। उसमें 4 विषय हैं। ये विषय उसमें नहीं है, यही 4 विषय हैं: मित्र भेद, मित्र लाभ, संधि और विग्रह। मित्र लाभ, मित्र भेद, संधि और विग्रह, 4 विषय हितोपदेश में है। ठीक, यह बालकों को शिक्षा देने के लिए रची गई हितोपदेश। यहाँ भी बालक है, लेकिन वो एक राजा के पुत्र हैं, तो इसलिए उसमें लब्ध प्रणाश आदि को भी शामिल किया गया। और अब हम लोग चले, क्योंकि समय बहुत तेजी से भाग रहा है और मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम समय में अधिक से अधिक रचनाओं की बात कर ली जाए। अब हम लोग चलते हैं राजपूत साहित्य यानी चालुक्यों की तरफ। चालुक्यों के काल में कौन कौन से साहित्य रचे गए? चालुक्यों में जैसे हेमचंद, मेरुतुंग, सोमेश्वर, न्यायचंद, फिर सोमदेव, हेमचंद, सभी चालुक्यों की बात हो रही है। उसमें वातापी के हों या कल्याणी के हों या गुजरात के हों। हेमचंद, गंगराज दुर्विनीत, गंगराज दुर्विनीत, मेरुतुंग, सोमेश्वर, जयचंद सूर्य। हेमचंद ने इनकी कई रचनाएं हैं, जिसमें एक कुमारपाल चरित है, जिसे द्वाश्रयम महाकाव्य भी कहा जाता है। द्वाश्रयम महाकाव्य भी कहा जाता है। ये कुमारपाल चरित का ही नाम है। कुमारपाल चरित का ही नाम है। कुमारपाल इन्हीं की प्रेरणा से जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। जैन धर्म के उपासक हैं। इनकी अन्य रचनाओं में 63 शलाका पुरुष चरित, 63 शलाका पुरुष चरित, और इसी का एक परिशिष्ट है जिसे परिशिष्ट पर्वन कहा गया है। परिशिष्ट पर्वन इसी का परिशिष्ट है, जिसके मौर्यों के विषय में हमें ढेर सारी बातें इस परिशिष्ट पर्वन से हमें प्राप्त होती हैं। तो हेमचंद की प्रमुख रचना है। हेमचंद
द्वाश्रय महाकाव्य, कुमारपाल चरित और त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित, जिसका परिशिष्ट परवन है। गंगराज दुर्भित ने शब्दावतार लिखा। शब्दावतार की रचना की और इन्होंने भारवी का जो किरातार्जुनी है उस पर टीका भी लिखी और साथ में बृहद कथा गुणाढ़ की बृहद कथा का संस्कृत में अनुवाद भी किया। मेरुतिंग प्रबंध चिंतामणि और इन्होंने हेमचंद ने अभिधान चिंतामणि भी लिखा। अभिधान चिंतामणि शब्दकोश है। हेमचंद की 3 रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं, अभिधान चिंतामणि, द्वाश्रय महाकाव्य यानी कुमारपाल चरित और त्रिषष्टि शला का पुरुष चरित यानी परिशिष्ट परवन, इसी का परिशिष्ट परवन। गंगराज दुर्भित ने शब्दावतार लिखा। मेरुतुंग ने प्रबंध चिंतामणि लिखी। सोमेश्वर ने कीर्ति कौमुदी लिखी। कीर्ति कौमुद और जयचंद सूर्य ने कुमार भूपाल चरित लिखा। जयचंद सूर्य ने कुमार भूपाल चरित की रचना की। ठीक, अब हम लोग इस चालुक्य वंश में एक रचना और देखेंगे, सोमदेव सूर्य की। चालुक्यों में ही उदयदेव की एक रचना है जैनेन्द्र व्याकरण, इसको मिटा दें। उदयदेव की एक रचना है जैनेन्द्र व्याकरण। जैसे चंद्रगोमिन जो है वो गुप्तकालीन विभूति हैं, उन्होंने चंद्र व्याकरण की रचना की थी, वैसे ही उदयदेव ने चालुक्य काल में जैनेन्द्र व्याकरण लिखा। और सोमदेव सूर्य ने 2 रचनाएं की, अस्ति कलक चंपू और नित्य वाक्यामृत। लक चंपू और नित्य वाक्यामृत। यह जैन धर्म संबंधी रचना है और यह राजनीति संबंधी रचना है। ठीक, अब हम लोग अगर बुंदेलखंड में चलें, जैजाक भक्ति के चंदेलों के दरबार में जो प्रमुख ग्रंथ रचे गए, तो उसमें एक तो जगनिक का अल्लाह खंड, अल्लाह और उदल की जो कहानियां हैं, और दूसरा कृष्ण मिश्र द्वारा प्रबोध चंदोदय की रचना की गई। कृष्ण मिश्र द्वारा कीर्तिवर्मन के दरबार में कृष्ण मिश्र थे, प्रबोध चंदोदय की रचना की गई। एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजशेखर और बिल्हड़, इन दोनों की बात हम करेंगे। राजशेखर जो कि गुर्जर प्रतिहार शासक कुमारपाल महिपाल के दरबार में रह रहे थे। कुमारपाल और महिपाल के दरबार में थे और यहाँ से वो चले गए फिर कलचुरी शासक युवराज के दरबार में कई ग्रंथों की रचना की इन्होंने, जिसमें काव्य मीमांसा, विद्याशाल भजिका, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, बाल रामायण, प्रचंड पांडव। तो ये रचनाएं राजशेखर द्वारा की गई। कुमारपाल और महिपाल गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में पहले थे, बाद में युवराज के दरबार में कलचुरी चेदी शासक युवराज के दरबार में चले गए और वहीं युवराज के दरबार में रहते हुए इन्होंने 2 रचनाएं की, काव्य मीमांसा और विदुषाल भंजिका। युवराज के दरबार में रहते हुए इन्होंने 2 रचनाएं की, काव्य मीमांसा और विदुषाल भंजिका। एक बिल्हड़ की बात, बिल्हड़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण। इन्होंने 2 प्रमुख इनकी रचनाएं हैं,
एक तो विक्रमांक देवचरित चालुक्य वंश से संबंधित है, विक्रमांक देवचरित, और दूसरी चौर पंचशिका, चौर पंचाशिका। विक्रमांक देवचरित विक्रमादित्य जो चालुक्य शासक कल्याणी के चालुक्य विक्रमादित्य छठवें हैं, विक्रमादित्य सिक्स के ये का चरित्र चित्रण इसमें विक्रमांक देवचरित में करता है। और इसमें चौर पंचाशिक, इसमें चोर की प्रेम कथा, चोर की प्रेम कथा। भाई प्रेम कथा किसी की भी हो सकती है, चोर की भी हो सकती है, भले वो दूसरी सीजन। अब प्रेमी तो चोरी होता ही होगा, प्रेमी तो चोर होता ही होता है, प्रेमी या प्रेमिका चोर होते हैं, तो चोर तो हर व्यक्ति है जो भी प्रेमी प्रेमिका है, तो वो चोर की प्रेम कथा चौर पंचाशिका में लिखते हैं। मेरे ख्याल से इसको यहीं हम लोग देते हैं, फिर दक्षिण भारत या अन्य जो साहित्य बचे हुए हैं, क्योंकि लंबा वीडियो चला जा रहा है, आप इतना धैर्यवान नहीं है हमें पता है, ठीक।